हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? और आशा करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको आय विधि से संबंधित क्वेश्चंस बताने वाला हूं और सबसे इजी लैंग्वेज, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में ये मैंने लिखा हुआ है। आप जैसे ही इसकी स्टडी करेंगे तुरंत समझ में आएगा। इसमें यह है कि आय विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय का अनुमान हम लगाते कैसे हैं। आप देखेंगे आय विधि के द्वारा जब हम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते हैं तो हमें उत्पादन के लिए प्राथमिक साधनों की आवश्यकता होती है। प्राथमिक साधन जैसे भूमि है, श्रम है, पूंजी है, इस तरह के साधनों की आवश्यकता होती है। और इन साधनों के द्वारा जो भी आय अर्जित की जाती है, जैसे कि भूमि के द्वारा किराया, श्रम के द्वारा मजदूरी, पूंजी के द्वारा ब्याज, और उद्यमी लोग आय लाभ अर्जित करते हैं। तो इस तरह की आय के जोड़ को हम क्या कहते हैं? साधन आय कहते हैं। और जब साधन आय निकल जाती है तो उसमें हम विदेशों से मिलने वाली शुद्ध साधन आय को जोड़कर राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि इस विधि के अंतर्गत एक देश के सभी निवासियों द्वारा, आप जानते हो एक देश के सभी निवासी हम सब लोग और जितने भी हमारे देश के निवासी हैं उनके द्वारा एक लेखा वर्ष में अपनी उत्पादित सेवाओं के लिए प्राप्त आय का योग करके राष्ट्रीय आय प्राप्त की जाती है। इस विधि के अनुसार उत्पादन के साधनों को मजदूरी, जैसे मैंने भी आपको बताया था कि उत्पादन के साधन में भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम आते हैं। तो भूमि को आपने देखा किराया, श्रम को देखा मजदूरी, पूंजी को देखा ब्याज, उद्यमियों को लाभ प्राप्त होता है। तो आप इनको जब जोड़ देंगे तो आपके पास में राष्ट्रीय आय निकल जाएगी। इस आय विधि का एक दूसरा नाम होता है वितरित हिस्सा विधि या साधन भुगतान विधि। इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है वितरित हिस्सा विधि क्या है या साधन भुगतान विधि क्या है, तो आपको इस आय विधि के बारे में ही एक्सप्लेन करना है। आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते समय हमें कुछ कारकों को शामिल करना होता है। जब आप आय विधि के द्वारा राष्ट्रीय अनुमान लगाएंगे तो कुछ तत्व होते हैं, कुछ कारक होते हैं जिसको तुम्हें शामिल करना बहुत ही जरूरी होता है। नंबर 1, कर्मचारियों का पारिश्रमिक। दूसरा, परिचालन अधिशेष। तीसरा, मिश्रित आय। और चौथा, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। इससे जो अगली वीडियो में आपको बनाऊंगा, आपको उसमें बताऊंगा कि ये चीज़ें होती क्या है। इसके पूरा डिफाइन करूंगा कि कर्मचारी पारिश्रमिक क्या है, परिचालन शेष क्या है, मिश्रित आय क्या है, NFI है क्या, ये पूरा एक्सप्लेन करके आपको समझाऊंगा। फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए आप जब इन चारों चीज़ों को जोड़ेंगे तो आपके देश की राष्ट्रीय आय निकल के सामने आ जाती है। कई बार क्या होता है कि आपके संख्यात्मक प्रश्न में, आपके न्यूमेरिकल में कर्मचारियों का पारिश्रमिक नहीं दिया होता, तो कर्मचारियों के पारिश्रमिक की जगह आपको ये मजदूरी वेतन दिया जाएगा या मालिकों द्वारा सामाजिक सुरक्षा अंशदान दिया जाएगा। कई बार क्वेश्चन में क्या करते हैं, मालिकों द्वारा सामाजिक सुरक्षा अंशदान, और यहाँ क्या दे देते हैं कि कर्मचारियों द्वारा सामाजिक सुरक्षा अंशदान। तो यहाँ लिखा रहता है कर्मचारी, तो आपको इसमें कभी भी कर्मचारियों को इंक्लूड नहीं करना है, खाली मालिकों द्वारा सामाजिक सुरक्षा अंशदान को इंक्लूड करना है। दूसरी बात आती है परिचालन अधिशेष। परिचालन अधिशेष में संपत्ति से मिलने वाली आय और उद्यम वृत्ति से मिलने वाली आय, ये दोनों चीज़ें शामिल होती हैं। संपत्ति से आय में ये किराया आता है, ब्याज आता है और रॉयल्टीज आती हैं, और उद्यम वृत्ति से मिलने वाली आय में लाभ आता है। मतलब ये होता है कि जो उद्यमी लोग होते हैं वो जोखिम को उठाने के बदले में
जो भी आय प्राप्त करते हैं वो उनका लाभ होता है। इसलिए उद्यम वृत्ति या उद्यमियों को हमेशा लाभ प्राप्त होता है। तो लाभ जो होता है इसके 3 हिस्से बनते हैं, एक निगम कर, एक निगमित बचतें और एक लाभांश। जो निगम कर है इसको कंपनी लाभ कर के नाम से भी जाना जाता है। निगमित बचतें इसको अवितरित लाभ के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा लाभांश, लाभ का एक हिस्सा होता है जिसको डिविडेंड्स भी कहते हैं, लाभांश भी कहते हैं। तो अन्य शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि अगर परिचालन अधिशेष आपको ज्ञात करना है तो परिचालन अधिशेष को ज्ञात करते समय हम किराया, ब्याज, लाभ और रॉयल्टी को जोड़ देते हैं। अगर लाभ जो है आपके क्वेश्चंस में क्लियर नहीं दे रखा है तो आपको इन ऊपर के तीनों चीज़ों को जोड़ना होगा, निगम कर, निगमित बचतें और लाभांश। ये लाभ की जगह इन तीनों चीज़ों को आपको प्लस कर देना है। तो इससे आपके परिचालन अधिशेष की कैलकुलेशन हो जाएगी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए तथा इसके साथ साथ कौन कौन से कदम उठाने चाहिए, तथा इसके साथ में हमें बताना है कि जो राष्ट्रीय आय है उसके कौन कौन से संघटक होते हैं। इनके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में मिलता हूँ आपसे।